तुम बाहर से कितने भी अच्छे दिख रहे हो, कॉन्टेस्ट प्रेप के जो लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स जिस कैलोरीज में वो जैसे तुम्हारा घिसाई हो चुका है 6 महीने 8 महीने ना, योर बॉडी इज इन अ वेरी स्ट्रेसफुल एंड अ ब्रिटल स्टेट। पीक वीक क्या होता है और पीक वीक के स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं? तुम जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेज कर रहे हो, टेंडेंस लिगामेंट्स तुम्हारे सारे कनेक्टिव टिश्यूज मैकेनिकल स्ट्रेस में रहते हैं। अब लेने से क्या है, वो थोड़े से ईज आउट हो जाते हैं। डाइट ब्रेक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है और एक्चुअली डाइट ब्रेक्स का मतलब क्या होता है? किसी का घर बनता है राइट, तो दीवार है, दीवार में जो ईंट सीमेंट प्लास्टर ये है तुम्हारा डाइट वर्कआउट स्लीप वाटर। वो प्लास्टर होने के बाद जो ऊपर का पेंट है ना, दैट इज सप्लीमेंट, दैट इज वेरी लेस। तुम सप्लीमेंट से कुछ नहीं कर सकते। कोई डायबिटीज और हाइपरटेंसिव इंसान आया हो और उन्होंने बोला हो कि मुझे कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए प्रिपेयर करना है, क्या उनके लिए कोई स्ट्रैटेजीज अलग रहती हैं? पोटैटो तो एक वेट गेनर होता है, जबकि आप बात कर रहे हैं कि पोटैटो एक ऐसे टाइम पे देना जहां पर उन्हें एक प्योरली मसल बिल्डिंग गेम में जाना है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन इतना ज्यादा क्यों है इस चीज को लेके? इतने लो कैलोरीज में हार्मोनल बैलेंस छूट जाता है तुम्हारा। सैनिटी इंसैनिटी के बीच में वो लाइन नहीं होता। ठीक है, तुम बहुत लो फील करते हो। इट इज कॉन्टेस्ट प्रेप इज वेरी डार्क फॉर नेचुरल एक्टिव। इट इज नॉट जस्ट द कोच, तुम्हारे घर वाले, बीवी, तुम्हारे पापा मम्मी, ये सबका सपोर्ट लगता है कि इट इज नॉट जस्ट यू। मतलब तो एक बंदा स्टेज में ऐसे करके खड़ा हो रहा है, उसके पीठ के पीछे 100 हाथ हैं। एक फेज ऐसा होता है कि लोगों का पेट फुल करना होता है हम लोग को, जिसमें कैलोरीज नहीं होता। ये सब गोल एक गिलास पिला दिए, बहुत भूख लगी तो थोड़ा सा ले लेगा, पेट में जगह फाइबर है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता। कुछ क्लाइंट्स हम लोग को बोलते हैं कि सर अभी ऐसा भूख लग रहा है कि मैं तकिया चादर खा जाऊँ। पर तकिया चादर क्यों खा रहा है? क्योंकि उसमें कैलोरीज नहीं। तो अगर तुमको ओलंपिक पे डिपेंड करना पड़ता है फैट लॉस करने के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए, तुम्हारा वो मेंटल स्टेट है ही नहीं कि तुम वो ग्राइंड कर पाओगे। कॉन्टेस्ट प्रेप एक नॉर्मल फैट लॉस से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि एक अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है। Welcome to today's podcast. Our guest for today is Siddharth Chaudhary. After spending 10 years in the corporate world, he transitioned into the fitness career, and in the last 6 years, he has transformed more than 1,700 people. From teenagers to senior citizens to athletes, he has trained almost all the people. Also, he specializes in contest prep for natural bodybuilding. So, in today's episode, let's talk about physical health and achieve our best physique. Namaste and welcome to Healing with Awareness, a podcast series of the people, for the people, and by the people. Hi, my name is Agrim Singh and I am an integrative health coach. Contest prep शुरू करने से पहले एक बिगिनर को क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अरे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अग्रिम फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग बात कर रहे हैं एंड ये वीडियो बहुत जन तक पहुंचेगी एंड सही इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि एक एथलीट को प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। पहले तो है कि उसको एक फेडरेशन या फिर एक कॉन्टेस्ट को चूज करना होता है कि मैं आईसीएन खेलूंगा, मुंबई वाला खेलूंगा, गोवा वाला खेलूंगा। एक गोल सेट करना जरूरी है। फिर अपने कोच के साथ उसको डिस्कस करना पड़ेगा कि गोल कितना रियलिस्टिक है। अगर टाइमलाइन 8 महीने का है, 12 महीने का, 6 महीने का है, तो वो कोच के साथ टाइमलाइन डिसाइड करना पड़ता है। सेकंड है कि एक एथलीट को फाइनेंशियली रेडी होना पड़ता है। जो अगर हम स्पेसिफिकली आईसीएन बोल रहे हैं, तो वो एक एक्सपेंसिव अफेयर होता है। उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें रजिस्टर करना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में रजिस्टर करना, उसके सप्लीमेंट्स, उसके खाने के खर्चे, जिम मेंबरशिप, कोचिंग फीस, ये सारा बजट करना पड़ता है। एक आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास उतना बजट है और मैं अपने ऊपर उतना खर्च करूंगा। अगर दूसरे सिटी में है तो फिर फ्लाइट टिकट्स हो गए, तुम्हारे होटल बुकिंग हो गया, सारा चीज को अकाउंट करके फाइनेंशियली भी रेडी होना है। उसके बाद मेजर प्रिपरेशन जो एक एथलीट को चाहिए वो है मेंटल प्रिपरेशन। एक कॉन्टेस्ट प्रेप एक नॉर्मल फैट लॉस से बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है, क्योंकि एक अलग लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है। तुम सोशल सराउंडिंग से कंट्रोल नहीं हो सकते हो। तुम्हारा वर्कआउट, तुम्हारा खाना, इसके अराउंड तुम्हारे सारे चीज मैनेज करने पड़ेंगे, सारे एनवायरनमेंट्स को मैनेज करने पड़ेंगे। किसी की शादी है, बर्थडे है, ये सब चीज से अनफेज रहना पड़ेगा। तो मेंटली उतना स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि मैं सारे चीज से कट ऑफ होके अभी 6-8 महीने अपने बॉडी के ऊपर काम करूंगा। रोज टूटेगी बॉडी, उसको रिकवर करना, उसको फ्यूल करना अच्छे न्यूट्रिशन से। एंड 6-7-8 महीना करना मजाक नहीं है। तो
एक कोच से गाइडेंस लेके उसका मेंटली रेडी करना बहुत जरूरी है कि ऐसा ऐसा होने वाला है एंड दिस इज द रियलिस्टिक थिंग। कुछ कुछ एथलीट्स लोग को बहुत लो कैलोरीज जाना पड़ता है अगर उनका बॉडी फैट परसेंटेज हायर है या फिर उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो उसके लिए भी रेडी होना कि उस टाइम तुम्हारा मेंटल गिव अप बहुत होता है। कुछ लोग रोते भी हैं स्पेशली फीमेल्स लोग कि क्विट करना है बट उन सब के दौरान तुमको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है। थर्ड है तुमको एक पर्टिकुलर बॉडी फैट परसेंटेज में होना चाहिए। अगर लड़का है तो अराउंड 12 से 14% हो गया, फीमेल है तो 20% के आसपास होना चाहिए। अगर आप उससे बहुत ज्यादा ऊपर हो तो फिर आप पहले एक नॉर्मल लेवल पे आओ, इस पर बॉडी फैट परसेंटेज पे आओ, उसके बाद आप प्रेप स्टार्ट करो। आपने एक्सपेंडिचर की बात करी। एक हम्म। मोटा मोटा एक्सपेंडिचर कॉन्टेस्ट प्रेप में लगभग कितना आ सकता है? देखो इट कैन, अगर एक आईसीएन का हम लोग सपोज लेते हैं एग्जांपल, या फिर दूसरे फेडरेशन में थोड़ा चीप रहता है। अगर आप एमपीसी और ये सब खेल रहे हो तो एंट्री फीस इज अराउंड 1000 रुपीज, वो चलेगा। बट आईसीएन में 25 to 30,000 मान के चलो पार्टिसिपेट करने के लिए। अब उसको बैक ट्रैक करो, हर महीने तुम्हारा अगर नॉन वेजिटेरियन हो तुम्हारे चिकन आएंगे, तुम्हारा राइस आएगा, वे प्रोटीन लगेगा, सप्लीमेंट्स में वे कैफीन और तुम्हारा क्रिएटिन मोस्टली हम लोग करते हैं, एंड वाइटामिन अगर किसी का ऊपर नीचे हुआ तो ये सारा चीज हो गया। अगर एथलीट लोगों का तुम्हारा कॉस्ट्यूम होता है दैट इज ऑल्सो प्रेटी एक्सपेंसिव, स्पेशली फॉर फीमेल्स। उनका बिकिनी 35 to 50,000 आता है। फिर उनके हील्स होते हैं, फिर ज्वेलरी होता है, फिर मेकअप होता है। तो 1.5 lakhs तो मान के चलो। वाओ। एंड जब भी कोई आईसीएन जैसे प्रिपरेशंस करता है, जब भी कोई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिपेयर होना चाहता है, आप एज अ कोच कितना टाइमलाइन सजेस्ट करते हैं एक एथलीट को कि इतना टाइम तो मुझे एटलीस्ट चाहिए तुम्हारे साथ? वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होता है। जैसे कुछ लोग बहुत जल्दी उनका प्रोग्रेस होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। वो लोग बहुत जल्दी जल्दी उनका बॉडी रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। किसी किसी का बहुत स्लो होता है। अगर आप वो एथलीट के साथ पहले काम किए हो तो तुमको पता है कि ये बंदा 4 महीने में कट करेगा, उसका हो जाएगा। अगर एकदम पहली बार उसके साथ काम कर रहे हो तो आप +2 मंथ्स लेके चलोगे कि अगर भी स्लो रेस्पॉन्डर है तो 6 महीना तो लेके चलेगा, गिवन दैट ही इज इन द बॉडी फैट परसेंटेज ऑफ लड़कों के लिए 14 और लड़कियों के लिए 18 to 20। उससे अगर बाहर है तो फिर तुमको फिर से उनको वहां पहुंचाने के बाद यू हैव टू मेक दिस कैलकुलेशन। जनरली क्या होता है कि एक टाइमलाइन अगर हम मान के चलते हैं, अगर बंदे के कुछ वीक बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, सपोज उसके बाइसेप्स डेवलप नहीं है and इसके मिड सेक्शन के प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा उसका अपर बॉडी, तो वहां पे तुमको ग्रोथ की भी जरूरत है। ग्रोथ इज समथिंग विच विल टेक लॉन्गर टाइम। तुमको हम्म। अगर ये सब करेक्शन करना है तो नेचुरली ग्रो करने के लिए उनके बॉडी पार्ट्स को, जो वीकर बॉडी पार्ट्स है उनको कंपैरेटिवली ऊपर लाने के लिए, वो तुम मान के चलो 1-2 साल लगेंगे। ठीक है, कि मैं सपोज किसी के टांगे पतली है, लेग्स वीक है, तो मैं उसके क्वाड्स, थाइज और ग्लूट्स ऐसे फोकस करने के लिए उनको 1-2 साल पहले मैं उसको सरप्लस में दूंगा। वो डायरेक्ट सरप्लस, स्ट्रेट सरप्लस नहीं होता, सरप्लस होता है बीच में मेंटेनेंस, बीच में मिनी कट्स होते रहते हैं। बट इतना टाइम तुमको प्रोपोर्शन लाने में है। अगर बंदा प्रोपोर्शन है, उसको बस करना है तो 4 से 6 महीने। ग्रोथ वाला फैक्टर अगर ऐड हो जाएगा तो फिर उसको काफी टाइम लगेगा, अगर वैसे कंपटीशन वाले फिजिक पे आना है तो। अभी न्यूज़ में ओजेम्पिक्स जैसे ड्रग्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। सो आपका क्या व्यू है कि क्या कोई कॉन्टेस्ट प्रेप या एक फैट लॉस जर्नी में है तो उन्हें ओजेम्पिक्स जैसे ड्रग यूज़ करने चाहिए? देखो ओजेम्पिक या फिर GLP-1 जो हम लोग के होते हैं, वो क्या होता है कि इट वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, वो ओवरवेट लोगों के लिए शायद हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अगर तुमको ओजेम्पिक पे डिपेंड करना पड़ रहा है फैट लॉस करने के लिए, कॉन्टेस्ट प्रेप करने के लिए, तुम्हारा वो मेंटल स्टेट है ही नहीं कि तुम वो ग्राइंड कर पाओगे। कि तुमको ओजेम्पिक लेके अगर कुछ करना पड़ा, उससे कुछ जल्दी तुम्हारा नहीं होगा। व्हाट विल हैपन इज तुम्हारा हंगर सप्रेशन मोस्टली हो जाएगा। खाने के ज्यादा पैलेटेबल फूड नहीं ढूंढोगे तुम, खाना नहीं ढूंढोगे, दिमाग में खाना नहीं आ रहा होगा, जल्दी पेट भर जाएगा, वैसे वाला है। जो एथलीट कॉन्टेस्ट प्रेप करेगा उसको
तो ओलंपिक से 1000 गुना ज्यादा मेंटल पावर चाहिए। वो ओलंपिक एंड ऑल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अ नेचुरल एथलीट। वो ही हैज टू हैव दैट ग्रिट टू गो थ्रू द कॉन्टेस्ट प्रेप फेज। आपने मेंटल पावर की बात करी, तो कैसे पता लगेगा कि किसी की ऑप्टिमल मेंटल पावर है कि नहीं है कॉन्टेस्ट प्रेप में एंटर करने के लिए? तो जब ये सारा हम लोग काउंसलिंग करते हैं, तो हम लोग एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है। अगर बंदे का हिस्ट्री है कि वो पहले एंजाइटी या डिप्रेशन होता है उसको, तो देर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो लोअर कैलोरीज में ये सब आएगा ऊपर। ठीक है। अब डिप्रेशन मोस्टली किसी का फेजेस में रहा है लाइफ में, राइट। वो थोड़ा बहुत डिग्री में रहता है। बट अगर उसको बार बार होता है, देर इज अ चांस दैट वो रिलैप्स करेगा। सेकंड होता है कि किसी को ईटिंग डिसऑर्डर होता है कि दे कांट कंट्रोल फूड, कि अम, 4-5 स्निकर बार खा गए। अगर तुम उनको छुट्टी दो तो वो एक 1.5 प्लेट बिरयानी खा गए, एक पिज्जा खा गए। अगर ऐसा उनका टेंडेंसी रहा है ना, तो फिर वो लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर पोस्ट कंपटीशन होने के चांसेस है, या फिर ड्यूरिंग द कंपटीशन ऑल्सो वो चीट करेगा एंड ये सब नहीं कर पाएगा। ये सब साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन से पता चल जाता है, अगर हिस्ट्री उसका अगर कुछ है, या फिर ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर वो, उसको हम लोग सपोज किसी को 2000 कैलोरी दिए, बट हिज टेंडेंसी इज कि वो 2200 कर ले रहा है, कभी 2500, फिर उसको माइनस करने के लिए 1800 खा रहा है। अगर वो एक दायरे में नहीं रह पा रहा, बार बार इधर उधर हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट फिजियोलॉजिकल, इट इज साइकोलॉजिकल ऑल्सो, तब भी हम लोग को पता चल जाती है कि ये बंदा डाइट वाला पार्ट नहीं कर पाएगा। बिकॉज डाइट वाला पार्ट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट प्रेप, नॉट लोहा तोड़ना। वो जिम में वर्कआउट करना इज जस्ट से 30-40%। वो बाकी द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट इज द डाइटिंग। वो उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। एक फेज ऐसा होता है कि लोगों का पेट फुल करना होता है हम लोग को, जिसमें कैलोरीज नहीं होता। ये सब गोल एक गिलास पिला दिए, बहुत भूख लगी तो वो थोड़ा सा ले लेगा, पेट में जगह फाइबर है तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता। कुछ कुछ क्लाइंट्स हम लोग को बोलते हैं कि सर अभी ऐसा भूख लग रहा है कि मैं तकिया चादर खा जाऊं। और तकिया चादर क्यों खा रहा है? क्योंकि उसमें कैलोरीज नहीं है। तो उनका वैसे भी है कि उनको है बैक ऑफ द माइंड कि मुझे फ्रिज खोल के नहीं खाना है, कि ऐसा कुछ खा लूं जैसे मेरा कैलोरीज नहीं। तो इतना टफ होता है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ना ये पहले से कम्युनिकेट करें, लोगों को समझाएं कि देखो ऐसा होने वाला है। समझाएं, शो देम द रियलिटी। डराना नहीं है कि तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, नहीं, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग करके देखते हैं कैसे जा रहे हैं। एंड बार बार कोच को सपोर्ट भी करना पड़ता है मेंटली, बीच बीच में ना। उसको लगेगा कि गिव अप करते, तो हम लोग मना करते हैं कि नहीं देखो ऐसा ऐसा है। एक पॉइंट में हम लोग को उनको मोटिवेट करना पड़ता है, बीच बीच में हम लोग को डाइट ब्रेक देना पड़ता है, रिफीड डेज देना पड़ता है। तो क्या उनके हार्मोन्स थोड़े से नॉर्मल होते हैं, देन दे गेट बैक इनटू द गेम। एंड बार बार उनको समझाना पड़ता है कि व्हाई डिड यू चूज दिस पाथ। तुमको पता ही है आग पे चलना है, तुमने ही चूज किया था, हम किसी ने नहीं ढकेला था, राइट। इफ दे रिमेम्बर किस लिए वो आग के पाथ पे चले थे, कि नहीं मुझे एक बार जाना था, मेरा एक बार सपना था मैं स्टेज पे जाऊं, वो अगर याद दिलाता रहता है बीच बीच में, तो फिर दे मोस्टली डू। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि पीपल डोंट गेट इनटू दैट, दे डोंट गेट इनटू द मेंटल जोन। यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए सीखने वाली कि कितना एक कॉन्टेस्ट प्रेप एक साइकोलॉजिकल गेम भी है, और उसमें एक कोच का भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि वो अपने क्लाइंट्स को अवेयर कराएं कि हाँ, इन पैरामीटर्स पे आप शायद अभी कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए रेडी हैं और आप कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए रेडी नहीं हैं। और एक बार करेक्ट। किसी ने, अगर कोई साइकोलॉजिकली स्ट्रांग भी है और उन्होंने कॉन्टेस्ट प्रेप स्टार्ट कर दिया है, देन ऑल्सो रिलैप्सिंग के टाइम्स आएंगे। और जैसे आपने बोला कि एक कोच का काम होता है कि वो अपने क्लाइंट को रिमेम्बर करवाएं कि आपने क्यों शुरू किया था। सो करेक्ट। कितना मॉरल सपोर्ट भी लगता है एक कोच के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। या इट इज नॉट जस्ट द कोच, तुम्हारे घर वाले, बीवी, तुम्हारे पापा मम्मी, ये सबका सपोर्ट लगता है कि इट इज नॉट जस्ट यू। मतलब तो एक बंदा स्टेज में ऐसे करके खड़ा हो रहा है, उसके पीठ के पीछे 100 हाथ हैं। तुम्हारे कोच है, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे स्पाउस, बहुत जन तुमको सपोर्ट किए होंगे।
इट इज नॉट जस्ट कि कोच क्या है, कोच, हाँ कोच तुम्हारे साथ चल रहा है तुम्हारा हाथ पकड़ते पकड़ते, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड यू जो तुम्हारे जर्नी को सक्सेसफुल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज नॉट कि तुम बस मेहनत कर, बहुत जन मेहनत करेंगे तुम्हारे सामने, लोग बैठ के खाएंगे नहीं, बिकॉज दे आर, दैट इज देयर वे ऑफ सपोर्टिंग, राइट। दे विल कीप द फ्रिज क्लीन तुम्हारे सामने, खाना इतना मेहनत कर रहा है, एक दिन चले जा ऐसे करके, दे डू लॉट ऑफ सपोर्ट। इट इज नॉट जस्ट द कोच, इट इज होल लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड द एथलीट। राइट। हम लोग वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर तो देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर 6 महीने का, लेकिन हम उसके पीछे की बैक स्टोरी शायद बहुत बार नहीं देख पाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि कितने लोगों की ब्लेसिंग और कंट्रीब्यूशन होता है उस छोटी सी पिक्चर के ऊपर। सो एग्जैक्टली। सिद्धार्थ, आपने इतने सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। कैन यू शेयर एनी वन पर्सनल जर्नी जो आपके लिए बहुत क्लोज थी? एनी केस स्टडी दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? तो हम लोग जब कॉन्टेस्ट प्रेप, मैं एज अ कोच करा रहा था, तो फर्स्ट मैं बाला सर को असिस्ट कर रहा था आईसीएन में। तो जैसे मानिनी हम लोग की एक क्लाइंट है बिकिनी एथलीट का, शी शी वाज स्विचिंग सो मच कि मुझे नहीं करना है, मुझे करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे करना है। मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा था कि यार इस एथलीट को अगर नहीं करना है तो क्या मुझे उसको फोर्स करना चाहिए? लाइक आई वाज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ में, फिर मैं क्या करता हूँ, बट आई कैन नॉट लुक कंफ्यूज, आई कैन नॉट साउंड कंफ्यूज व्हेन शी इज इन दैट स्टेट, राइट। तो मैं क्या करता था, मैं उसको समझाता था कि हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, स्टेज से पहले हम कॉल ले लेंगे, जाएगी नहीं जाएगी तो तब तक कर, तो टिकट बुक कर, सब कर। एंड वो कितना भी कंप्लेन करे, कितना भी रोए, शी यूज्ड टू क्राई, मतलब स्टेज से पहले भी शी वाज क्राइंग, मेकअप हो रहा है उससे पहले वो रो रही है सुबह। क्योंकि इतने लो कैलोरीज में हार्मोनल बैलेंस छूट जाता है तुम्हारा, सैनिटी इंसैनिटी के बीच में वो लाइन नहीं होता है, ठीक है, तुम बहुत लो फील करते हो। इट इज द कॉन्टेस्ट प्रेप इज वेरी डार्क फॉर अ नेचुरल एथलीट, स्पेशली इफ दे आर ऑन लो कैलोरीज। तुम अगर 2-3 बार करोगे ना, देन यू नो कि मैं 4 महीने में कट कर लूंगा, कुछ दिक्कत नहीं। पहली बार कर रहे हो, तुमको कोचेस लोग को भी मुझे जैसे पता नहीं है कि आप कितने कैलोरीज तक लेके जाएं उसका वेस्ट को पतला 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 करने के लिए। वी वेंट अप टू 600 कैलोरीज, ठीक है, फॉर 1-2 वीक। 600 कैलोरीज मतलब अपना एक नॉर्मल बंदे का एक ब्रेकफास्ट हो जाएगा 600 कैलोरीज में। इतना थोड़ा सा मेयोनीज हो जाता है 500 कैलोरी, तो उसका पूरे दिन का उतना खाना था। द रेजिलियंस शी शोड ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन, वो अपना वर्कआउट कर जितना रोए, वो एफर्ट 100% दिए, वो कभी स्लैक नहीं की, ना मील से ना कुछ से। उसके जर्नी में मैं जो पढ़ा था और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं उसका डाइट बना रहा था, मैं उसका वर्कआउट देख रहा था, मैं उसको हर वीक मॉनिटर कर रहा था। तो इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट कि 600 कैलोरी में एक बंदा कैसे कर रहा है। एंड मुझे एक फेस डालना पड़ रहा था कि नहीं, दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, व्हेन आई वाज वेरी अनश्योर। अब जब वो स्टेज पे गई, शी वन द गोल्ड मेडल, शी वन द प्रो कार्ड, वाओ। तब मेरे इमोशन फूट के आ रहा, आई वाज लाइक क्राइंग दैट टाइम कि मैं इतना खुश हो गया कि शी फाइनली मेड इट। एंड देयर वाज सो मच अप्स एंड डाउन्स इन हर जर्नी। शी वाज इन कनाडा, वी आर डिफरेंट टाइम जोन, उसका खाने का हैबिट अलग है, वो सारा चीज को हम लोग मैनेज करके जब किए, एंड फाइनली व्हेन शी वन इट, देन द होल जर्नी फ्लैश बैक इन फ्रंट ऑफ माई आईज की ऐसा ऐसा किए थे, ऐसा ऐसा किए थे, ऐसे करती थी, वैसा करती थी। शी कॉल्स मी भाई, बिकॉज वी आर फ्रॉम बोथ फ्रॉम उड़ीसा। तो भाई मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, तू कर, तू कर। वो सारा चीज याद है, पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक उसका जर्नी याद है, मतलब लाइक आई वाज वेरी इमोशनल। सो दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रिपरेशन आई हैव मेड समवन डू, एंड दैट वाज द बिगेस्ट विन फॉर मी एट ऑल्सो कि कोई ऐसे में प्रो कार्ड जीता। मनीनी, रियली हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आपके कोच ने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया है एंड ही रिमेम्बर्स योर जर्नी। उन्होंने इतना जर्नी सीखा है आपकी, सो कुडोज टू यू। सो सिद्धार्थ, बहुत टाइम जैसे आपने बात भी करी, बहुत लो कैलोरीज पे रहना पड़ता है लास्ट के वीक्स में। क्या स्ट्रैटेजी रहता है उन कैलोरिक चार्ट्स के लिए? फॉर एग्जांपल, समवन इज एट 800 1000 कैलोरीज, कैसे उनके हंगर पैंग्स को मैनेज करते हैं?
तो पहला चीज है कि तुमको जरूरी नहीं है यू विल बी एट 800 और 1000 कैलोरीज। जैसे चेतन है, चेतन जब दूसरे दूसरे ईयर में पार्टिसिपेट किया आईसीएन में, पहले वाले कट में, पहले वाला जब वो आईसीएन में किया था, ही वॉज ऑन वेरी लो कैलोरीज, 1200 1000, जो कि एक आदमी के लिए बहुत कम है। 800 एंड सब 8000 तो आदमी लोग को जनरली देते नहीं है, वो बंदे का बहुत सारा चीज बिगड़ जाएगा। तो वो 1200 में था, बट जब नेक्स्ट टाइम वो स्टेज में गया ही वॉज अराउंड 2200, 1000 कैलोरी का डिफरेंस, क्योंकि उतना वो वाओ। मसल डाला था एंड किया था। तो द मोर ईयर्स यू पुट, द मोर मसल्स यू बिल्ड, वो कट उतना लो नहीं होता है। ठीक है। एंड द हम्म। आइडिया इज कि तुम लास्ट में 600 800 कैलोरी मैनेज कैसे करते हो, वो नौबत नहीं है वो कैसे करना है। ठीक है। स्टार्ट द प्रेप अर्लियर, बी एट अ डिसेंट बॉडी फैट परसेंटेज व्हेन यू वांट टू compete। ठीक है। टेक द कट स्लो, अग्रेसिव कट मत करो, यू टेक इट वेरी स्लो, वेरी स्लो। जैसे तुम्हारे वेट से 0.3 0.4 इंच एवरी वीक जाना चाहिए, बीच में रिफीड लो, मेंटेन करो, फिर कट करो, फिर कट करो। बॉडी वेट का तुम्हारा अगर 0.75% पर वीक जा रहा है, ये सब मैट्रिक्स देख के करो, अंधाधुन मत काटोगे इसको, ऐसे दिखना चाहिए। सारा गेम नंबर्स का है। वो चीज तुमको नंबर्स अच्छे अच्छे समझ में आएगा, फिर तुम देखोगे कि बंदा कैसे कर रहा है, उसको ब्रेक दो, फिर से वापस करो, तब जाके तुमको समझ में आएगा कि ये कितना कर पाएगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम लोग को जरूरत पड़ी उसको 800 कैलोरी, 1000 कैलोरी, या फिर एनी लो कैलोरीज, तो जैसे 800 कैलोरी फॉर समवन या फिर 1000 कैलोरी फॉर मी इज वेरी लो, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा फूड देने की कोशिश करेंगे जिसका सेटाइटी वेरी हाई है, मतलब कि वो खाओ पेट भर जाएगा, बट उसमें कैलोरीज ज्यादा नहीं होंगे। सरप्राइजिंगली आलू ऐसा है, आलू है, चावल है, तुम उनको आलू चावल वेजिटेबल्स दो, वेजिटेबल्स में फाइबर्स होते हैं, राइट। तो वो खाओ पेट में जितना है वो सारा चीज तुम्हारा कैलोरीज में जाएगा नहीं। ठीक है। आधा फाइबर्स हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वो निकल जाएगा, तो तुम्हारा पेट भर रहा होगा बट कैलोरीज नहीं जा रहा। इम्पोर्टेंट पार्ट है कि तुम ना तब वे प्रोटीन पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होता है, 20 25 ग्राम इतने से आ गया एक स्कूप में। तुम हम्म। अंडे खिलाओ, अगर वेजिटेरियन है, सोया खिलाओ, पनीर खिलाओ, तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा है, वो 25 ग्राम के लिए इतना खाना खाना पड़ेगा उसको। वो चीज है कि तुम खाना खाओ, किसी चीज को लिक्विड करके पीने से चूज करो, हाई सेटाइटी वाला फूड, नंबर ऑफ मील ज्यादा हो। फिर सेकंड है कि तुम्हारा तुम्हारा एक भूख लगने का पैटर्न होता है। ठीक है। सुबह सुबह उठ के या फिर दोपहर में खाना नहीं खाने से भी चलेगा, तुम उतना कंट्रोल कर सकते हो। जैसे शाम होगा, रात होगा, उस टाइम थोड़ा कंट्रोल छूटने लगता है, कोई अपने काम में बिजी है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें ज्यादा ध्यान नहीं जाता खाने को। तो हम लोग क्या करते हैं कि दिन दिन में ज्यादा कैलोरीज नहीं देते, उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्कआउट के अराउंड दे देंगे कार्ब्स, उसको सस्टेन करने के लिए, वर्कआउट अच्छे से हो जाए करके। बाकी सारा हम लोग मेजरली खाना रात की तरफ पुश कर देते हैं कि वो पेट में कुछ खाना रहेगा तभी सोएगा, पूरा भूखा पेट सोएगा नहीं, एंड उसके चांसेस की रात को बहुत ज्यादा क्रेविंग हो, फ्रिज से उठ के खाने को मन की, वो सब होने का ज्यादा चांसेस हो। तो हम लोग हाई सैटिस्फाइड फूड चूज करते हैं, लिक्विड फूड चूज नहीं करते हैं। सप्लीमेंट्स से हम लोग कैलोरीज एंड प्रोटीन पूरा करना नहीं चाहेंगे, खाना से करेंगे। एंड हम लोग खाना टुवर्ड्स रात को ज्यादा देंगे, पानी का इंटेक बहुत अच्छे से रखते हैं ताकि फुल रहे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने पोटैटो की बात करी। बहुत हम्म। सारे लोगों का आज भी मानना है कि पोटैटो तो एक वेट गेनर होता है, जबकि आप हम्म। बात कर रहे हैं कि पोटैटो एक ऐसे टाइम पे देना जहां पर उन्हें प्योरली मसल बिल्डिंग गेम में जाना है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन इतना ज्यादा क्यों है इस चीज को लेके? देखो, अब लोग पोटैटो को वेट गेनर क्यों मानते हैं, क्योंकि जनरल कंसेप्शन क्या है, रोटी चावल आलू खाओगे तो तुम्हारा दैट इज लिंक टू डायबिटीज एंड ब्लड शुगर। ठीक है। हम्म। और वहां से एक कनेक्शन बैठ गया मोटापे के साथ, कि आलू नहीं खाना है जिसका शुगर है, रोटी नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जो भी है, ये सारे मिथ्स हैं। तुमको कितना खाना है वो पता होना चाहिए, इवन इफ यू हैव डायबिटीज, राइट। यू नीड टू हैव कार्ब्स स्प्रेड आउट थ्रू आउट द डे, तुम्हारे मेडिसिन के अराउंड, वो अलग चीज है। अब उसको रिलेट कर दिए हैं मोटापे के साथ, इसलिए आलू को एज अ फूड आइटम सोचते हैं जो हम लोग को फैट गेन कराएगा या फिर वेट गेन कराएगा, वैसा नहीं है। आलू इज हाई इन सेटाइटी लेवल, इज वन ऑफ द हाईएस्ट सेटाइटी लेवल, मतलब कि तुम अगर 200 ग्राम आलू खा लो, तुम 2 घंटे 3 घंटे चुपचाप बैठोगे, कुछ नहीं खाने को मन करेगा, क्योंकि वो फुल कर देगा तुम्हारे पेट को, एंड उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं, 70 80 कैलोरीज में हो जाएगा। तो आलू इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आलू, शकरकंदा, ये सब हम लोग खिलाते हैं वेजिटेबल्स में, भी हम लोग ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा देते हैं।
बट आलू इज नथिंग रिलेटेड टू मोटापा या फिर वेट गेन। सिद्धार्थ, आपने डायबिटीज की भी बात करी, तो हम्म। आपके पास कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई डायबिटीज और हाइपरटेंसिव इंसान आया हो और उन्होंने बोला हो कि मुझे कॉन्टेस्ट प्रेप के लिए प्रिपेयर करना है, और कभी हम्म। कोई ऐसा आए भी या करना हम्म। चाहे प्रिपेयर, तो क्या हम्म। उनके लिए कोई स्ट्रैटेजीज अलग रहती हैं? डेफिनेटली उनके स्ट्रैटेजीज अलग रहेंगे, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रेड में डायबिटीज है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अगर वो इंसुलिन के ऊपर हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाता है गेम। दैट केस आई विल नॉट आस्क देम टू प्रिपेयर अगर इंसुलिन ले रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा बॉडी में कभी भी शुगर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, देयर विल बी सम मेडिसिन एंड ड्यू टू इंसुलिन तुमको अगर उस टाइम के आसपास खाना नहीं मिलेगा, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। लाइक इतना शुगर लो हो जाए कि बंदा कोमा में चल जाएगा। इट इज नॉट वर्थ इट कि तुम कोमा में जाने के लिए रेडी हो और तुमको बॉडी बिल्डिंग करना है, वो वर्थ इट नहीं है। अगर ऐसे केसेस को लेना है देन यू विल हैव टू क्लोजली वर्क विद देयर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कि उसका क्या मेडिसिन चल रहा है, मैं खाना दे रहा हूँ सेफ लिमिट में है कि नहीं। उसमें अपना कोच वाला बुद्धि खाली नहीं लगाना होता है, इट यू हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विद द डॉक्टर्स। हाइपरटेंसिव है तो ओके है, मतलब कि इफ इज ऑन मेडिकेशंस उनको सर्टन टाइप ऑफ वर्कआउट्स नहीं कराना है, थोड़ा हाई इंटेंसिटी से दूर रखना है उनका। अगर हम लोग हार्ट बीट और ये मॉनिटर कर रहे हैं वो दैट इज लिटिल बिट बेटर, बट डायबिटिक पेशेंट का थोड़ा सा रिस्की होता है। आई हैव नेवर प्रेप्ड समवन इज डायबिटिक। और सप्लीमेंट्स को लेके काफी कंट्रोवर्सी रहती है। एक सप्लीमेंट्स का क्या रोल रहता है कॉन्टेस्ट प्रेप में? हाँ, जब किसी का घर बनता है, राइट, तो दीवार है, दीवार में जो ईंट, सीमेंट, प्लास्टर, ये है तुम्हारा डाइट, वर्कआउट, स्लीप, वाटर। वो प्लास्टर होने के बाद जो ऊपर का पेंट है ना, दैट इज सप्लीमेंट, दैट इज वेरी लेस। तुम सप्लीमेंट से कुछ नहीं कर सकते। जो सप्लीमेंट्स काम करते हैं वो बहुत कम होता है। वे प्रोटीन हो गया तुम्हारा, क्रिएटिन हो गया, तुम्हारा कैफीन हो गया, ये चीज एंड तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, पोटेशियम, और ये सब थोड़ा सा चाहिए होता है नेचुरल एथलीट को। ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, बट तुम कैसे यूज करो दैट इज अप टू यू। कि तुम अगर खाने से पूरा नहीं कर पा रहे हो देन यू हैव टू टेक वे। तुमको अगर बहुत ज्यादा मसल मास है, तुमको बहुत ज्यादा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, लेकिन तुम कैलोरी के कैप के बाहर नहीं जाना चाहते हो, तब वे प्रोटीन लो। ऑलवेज चूज टू ईट food, not drink them, take in the form of pill in powder। वो लेने की ज्यादा ये मत करो। यू शुड ऑलवेज चूज टू ईट योर न्यूट्रिशन। सेकंड आ गया वाइटामिन, जिनका जो लो है उनको वो सप्लीमेंट करो, जबरदस्ती वाइटामिन ठेलो मत, कुछ फायदा नहीं है। ब्लड टेस्ट कराते रहो रेगुलरली, जो कम है उस हिसाब से करो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत इंटेंस वर्कआउट कराते हैं, या फिर एक टाइम जिम जा रहा है, एक टाइम कार्डियो करने जा रहा है, उस टाइम क्या होता है बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होता है, क्रैम्प होता है, मसल थोड़ा सा ब्रिटल हो जाता है, उस टाइम हम लोग पोटेशियम देते हैं या फिर तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं। बाकी कैफीन है, कैफीन एक अच्छा परफॉर्मेंस कराता है जिम में, बट अगेन उसका डिपेंडेंसी इश्यूज है, इंसोमनिया से रिलेटेड है, तो वो कैफीन को थोड़ा सा यूज करो वाइजली। जैसे जिस दिन हैवी लिफ्टिंग है उस दिन प्री वर्कआउट के फॉर्म में ले लिए, या फिर कैफीन कैफीन जैसे ले लिए। बाकी क्रिएटिन इज अ वेरी सेफ सप्लीमेंट, यू कैन ऑलवेज कीप इट ऑन। है, बट उसका काम 1% है टोटल सप्लीमेंट। बाकी सारा चीज इज लाइक आई सेड कि दीवार बनाने में जो चाहिए वो इट इज हम्म। योर हार्ड वर्क एंड योर ईटिंग हैबिट्स। एंड आपने डाइट ब्रेक्स की बात करी थी। एक कॉन्टेस्ट प्रेप में डाइट ब्रेक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और एक्चुअली डाइट ब्रेक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, जब हम एक रूटीन में खाना स्टार्ट करते हैं, राइट, सपोज समवन इज नॉन वेजिटेरियन और सपोज समवन इज नॉन वेजिटेरियन एंड वो बार बार चिकन राइस सब्जी, चिकन राइस सब्जी, अंडे खा रहा है, तो ये मोनोटनी में भी अगर तुम आ जाओगे, तुम्हारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कि तुम्हारे लेप्टिन्स हो गए, ग्रेलिन्स हो गए, तुम्हारे जो जितने न्यूरो होते हैं कि तुमको चीजें बता रहे होते हैं बॉडी के डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, वो चेंज हो जाता है अगर एक रूटीन वाला खाने में खाओगे। सेकंड आता है लोअर कैलोरीज जाओगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप करेगा, फीमेल लोग का एस्ट्रोजन ड्रॉप करेगा, कॉर्टिसोल लेवल सबका बढ़ेगा, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा। ये तुम्हारा टोटल बॉडी का एनवायरनमेंट बहुत बिगाड़ के रख देता है। तो तुम अगर जब डाइट ब्रेक लोगे या फिर रीफीड डेज लोगे, कि तुम जब कोच डिसाइड करेगे नहीं बहुत टाइम हम लोग मोनोटनस हो गया है खाना,
एंड तुम्हारा बॉडी का रेस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो गया, उसको 4 5 6 दिन या फिर 10 दिन रिफीड डेज दे दो। उसमें क्या होता है कि रिफीड डेज में तुम खाओ, अलग अलग खाना खाओ। पिज्जा बर्गर नहीं होता है, बट मोस्टली क्या है, अलग अलग वैरायटी खाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो जो मोनोटनी है वो टूट जाए। एंड सपोज तुमने आइसक्रीम खा लिया 200 या 300 कैलोरी का, तुमको एक कैलोरिक बजट दिया हुआ कि तुम 2,500 कैलोरी खाना है। उसमें से 300 माइनस करो, बाकी अपना 2,200 कैलोरी तुम अपना जो भी रूटीन वाला खाना है थोड़ा इधर उधर रेसिपी करके खाओ। थोड़ा चेंजेस लाने से, थोड़ा वो मोनोटनी ब्रेक होने से, थोड़ा हायर कैलोरीज में जाने से, सपोज कि तुम्हारा कट चल रहा है 1,800 का और तुमको 2,000 या 2,200 कैलोरी मिला है 10 दिन के लिए खाने के लिए, तब क्या होता है, तुम्हारे हार्मोन्स थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तब वो जो डिप कर रहा होता है, डिप कर रहा होता है, डिप कर रहा होता है, वो वापस आके नॉर्मल हो जाता है। उस टाइम क्या होता है, फिर उस बंदे को हम और 3 4 महीने खींच, तो वैसे करके ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो क्या होता है कि जो बंदा कॉन्टेस्ट प्रेप कर रहा था, ही इज लाइक एन इलास्टिक, उसको इतना तक ही खींच सकते, उसके बाद खींचोगे वो टूटेगा, कहीं ना कहीं टूटेगा, साइकोलॉजिकली हम्म। फिजियोलॉजिकली कहीं ना कहीं से टूटेगा, इंजरी होने का चांसेस है। तो कोच को वो देखना कि उसका डीलोड वर्कआउट में उसका डाइट ब्रेक, दीज आर इंस्टेंसेस वेयर वो जब लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच है, उसको थोड़ा हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं, फिर वापस खींचे। तो वो चीज बहुत कैलकुलेटिव रहता है, देयर इज नो फिक्स पैटर्न की इसका 8 वीक हो गया दे दो, मतलब अगर वैसे देना है वैसे दे सकते हो, बट मैं उसके बॉडी के इंडिकेशन देख के मोस्टली देखता हूँ। इट इज वेरी डायनामिक कि इसको चाहिए, किसी कोई कोई लंबा खींच लेता है एंड मुझे लगता है कि और खींचेगा, उसको खींच के फिर दूंगा, जबरदस्ती का नहीं दूंगा, क्योंकि फिर वो रूटीन में आने में भी दिक्कत करता है कुछ। आपने डीलोड की बात करी। डीलोड के बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, और एक अच्छा डीलोड कैसे प्लान किया जाता है? अब डीलोड करने का क्या रहता है कि जो उसका फंक्शन है वो है कि बॉडी का जो वेयर एंड टेयर हो रहा है, तुम जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड चेज कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, उस मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, तुम्हारे सारे कनेक्टिव टिश्यूज स्ट्रेस में रहते हैं, लाइक मैकेनिकल स्ट्रेस में रहते हैं। अब डी लोड लेने से क्या है, वो थोड़े से ईज आउट हो जाता है कि उनको लाइक घाव पे मलहम जैसे हो गया, मरहम जैसे, कि वो उस टाइम पे तुम्हारा थोड़ा सा ईज आउट हो जाता है, एंड दे कैन अगेन, जैसे डाइट ब्रेक है वैसे दे कैन टेक इट फर्दर। अब ये डी लोड लेने का स्ट्रैटेजी होता है कि अगर हम लोग डायनामिक डी लोड ले रहे हैं, उसमें है कि मैं देखूंगा कि सपोज अग्रिम कर रहा है एंड उसके जो नंबर्स लॉग करता है, वो स्क्वाट्स इतने के कर रहा है, चेस्ट प्रेस इतने के कर रहा है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में जाके प्लेटो हो जाएंगे, दैट इज ऑल राइट, कि तुम इससे आगे नहीं बढ़ोगे, विच इज वेरी नेचुरल, कि तुम 100 kg में पहुंच गए हो, 150, क्या तुम 110 भी नहीं कर पा रहे, दैट इज नेचुरल। अब हम्म। लेकिन तुम्हारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया, 90 भी बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारा बेंच प्रेस करते टाइम कंधे में पेन आना स्टार्ट हो रहा है, अब कोई भी पुश करो तुम्हारे कंधे में पेन आ रहा है, ये सब साइन है कि इस बंदे को डीलोड चाहिए। तब वो उसको हम लोग जो डायनामिक या फिर एक्टिव डीलोड है, कि हमको पता है उसको अभी डीलोड चाहिए, उसको डीलोड दे दो। कभी कभी ये साइंस नॉर्मली भी आते हैं कि 2 हफ्ते बाद भी आना स्टार्ट हो जाएगा, तब क्या, यू हैव टू मसल थ्रू इट, कि नहीं पुश करके जाओ। तो वो कॉल भी लेना जरूरी है कि ये डीलोड है कि या फिर जस्ट फटीग है, अभी ऑफिस का स्ट्रेस चल रहा है इसलिए उसका बॉडी ऐसा रिएक्ट कर रहा है, इट कैन बी दैट ऑल्सो। तो तुमको देखना है कि वो डीलोड लेने लायक उसका बॉडी है या फिर वो कोई शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया। तो जब हमने डिसाइड कर लिया कि इसको डीलोड देना है, तो मैं क्या फॉलो करता हूँ कि मैं सेट्स रेप्स सेम रखता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जो लोड है, जो तुम उठा रहे हो वेट, उसको बस हाफ कर दो। कोई हम्म। अगर 20 kg से कर रहे हो, उसको 10 kg से करो। कुछ कुछ क्या करते हैं कि 7 दिन छोड़ देते हैं वर्कआउट के, मत करो वर्कआउट, दैट इज ऑल्सो डीलोड, दैट ऑल्सो वर्क्स फाइन। बट मेरे पर्सपेक्टिव से मैं उनको हाफ करा देता हूँ एटलीस्ट, कि उनका वो बॉडी का मूवमेंट नहीं जाए। जैसे हम्म। सपोज कि कोई एक डंबल फ्लाई कर रहा है या फिर साइड लैटरल रेज कर रहा है, वो मूवमेंट नहीं जाना चाहिए, कि ये मोशन नहीं भूलना चाहिए बॉडी को, कि उतना भी मत छोड़ दो कि तुमको वापस आने में बॉडी को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो उसको खाली उसका वेट हाफ कर दो, तो क्या होता है, बॉडी ईज भी हो जाता है, एंड वो मूवमेंट पैटर्न तुम जो कर रहे थे वो रिपीटेड ही रहता है, वही कर रहे हो, बस तुमको लगेगा नहीं कुछ कर रहे हो, ऐसा लगेगा कि यार आधे घंटे में खत्म हो गया, दैट इज ओके, दैट इज इट्स जॉब, की वो आधे घंटे में इट वाज मेंट टू बी ओवर। परफेक्ट। मान लेते हैं सिद्धार्थ कि ये सब अच्छे प्रिंसिपल्स को ध्यान रख के
कोई स्टेज के लिए रेडी हो गए, उन्होंने compete भी कर लिया, एक अच्छी पोजीशन भी ले आए, देन एक अ, एक पोस्ट शो रीबाउंड करके चीज होती है जहां पर आपने एक फिजिक तो अचीव कर ली है, बट आपको पता है कि अब वो सस्टेन तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं क्लाइंट्स? जो पोस्ट कंपटीशन प्रॉब्लम होता है, मैं पहले वो बताता हूँ। पहले होता है कि तुम उनको थोड़ा अच्छा खाना दे दो, इजी खाना दे दो, उनका ऐप थोड़ा सा गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। उनको बॉडी डिस्मोर्फिया होता है, ठीक है, कि यार मैं ऐसे हो गया कॉन्टेस्ट में, क्योंकि दे आर लुकिंग सो गुड। वो अभी का जो कंडीशन है ना, वो झेल ही नहीं पाएंगे। उनका माइंड वहीं पे है कि यार मुझे ऐसे ही रहना है, एकदम गाल घुसा रहेगा, नशे ही नशे निकला होगा हर जगह, वैस्कुलरिटी होगा। वो उनको इतना पसंद आया था कि वो अभी के करंट कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बॉडी डिस्मोर्फिया हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर होता है। वो इतना लंबा बकेट लिस्ट बनाया होते हैं कि मैं जाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा, डोसा खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। वो ऐसे फूट के आता है उनका, ये जो बकेट लिस्ट का जो था ना दिमाग में, कि वो वापस और डाइट नहीं कर पाते। बहुत जन का ऐसे होता है कि एक कॉन्टेस्ट प्रेप में गए हैं और दे आर नॉट लीन एवर अगेन, या फिर एक फोटोशूट में गए हैं, दे आर नॉट लीन एवर अगेन। तो ये सारे चीजों को तुमको काउंटर करना पड़ रहा है। देखो अभी बॉडी फैट परसेंटेज तुमको अगर लो मेंटेन करना है, वो तो बाद की बात है। तुम्हारा जो साइकोलॉजिकल पार्ट है और तुम्हारे जो बॉडी में फिजिकली जो चेंजेस आए हैं, दे आर नॉट गुड। तुम बाहर से कितने भी अच्छे दिख रहे हो, कॉन्टेस्ट प्रेप के जो लास्ट 2 वीक्स 3 वीक्स जिस कैलोरीज में वो जैसे तुम्हारा घिसाई हो चुका है 6 महीने 8 महीने ना, योर बॉडी इज इन अ वेरी स्ट्रेसफुल एंड अ ब्रिटल स्टेट। तुम्हारे सारे हॉर्मोन्स खराब हो चुके हैं, लो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा, सारे तुम्हारे इधर उधर हो गए होंगे, इरिटेबल बंदा हो गया होगा, हर बात पे चिढ़ रहा होगा, ये सब चीज। उधर से वापस इनटू अ हेल्दी बॉडी लाना इंपॉर्टेंट है। बॉडी फैट परसेंटेज तो एस्थेटिक हो गया, कैसे दिख रहे हो, पहले उस बंदे को वहां से बाहर लेके आओ, अच्छा खाना सीख जाए, अपने बॉडी को एक्सेप्ट करना सीख जाए कि अभी मैं कॉन्टेस्ट जब नेक्स्ट स्टेप करूंगा, एक रीजनेबल बॉडी फैट में रहूंगा, वहां से मैं जैसे 6 महीने 8 महीने लेके करूंगा, या फिर मुझे गेन करना है तो मैं इतने लेवल से गेन करना स्टार्ट करूंगा। तो वो बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी होता है कि तुम वहां से नॉर्मल कैसे आ रहे हो। तो ये वाले पार्ट में अगर कोच चूक गया कि इसको पोस्ट कंपटीशन इसको गाइडलाइन नहीं मिला, तो वहां पे बहुत सारे बंदों को तुम वन टाइम प्रेप करा के यू विल ब्रेक देम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि तुम उनके साथ क्या कर रहे हो पोस्ट कंपटीशन। एंड ये चीज पोस्ट कंपटीशन वाला चीज उनको समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पोस्ट कंपटीशन गाइडलाइंस में रिवर्स डाइटिंग का क्या रोल होता है, एंड एक्चुअली रिवर्स डाइटिंग का क्या मतलब होता है? रिवर्स डाइटिंग में क्या होता है कि सपोज तुम कंपटीशन में गए हो एज लो एज 1200 कैलोरीज, एंड तुमको नया मेंटेनेंस, जैसे कि तुम्हारा बॉडी वेट गिर गया है, राइट? तुम पहले 70 केजी से थे, अब 60 केजी में हो, 10 केजी का ड्रॉप हो गया, तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी गिर गया, जो तुम्हारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर या फिर मेंटेनेंस कैलोरीज भी तुम्हारा गिर चुका है। तो तुमको जो नया बॉडी वेट है ना, वहाँ उस हिसाब से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म को मैप करना होता है। तो तुम अगर 1200 कैलोरी में हो, सो नया वाला सपोज तुम्हारा 1800 कैलोरी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, तुम 1800 1900 तक रिवर्स करके आओगे, ठीक है, 1200 1400 1500 1600। बट मेरे लिए, मेरे ओपिनियन में ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तुम जो बंदा 1200 में है उसको डायरेक्टली 1800 रखो। तुमको धीरे धीरे क्यों करना है? कोई मतलब के नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग 2 3 वीक्स उसके बीच में 1200 1800। वो डायरेक्ट मेंटेनेंस खाएगा तो जो उसका हेल्दी बॉडी वेट है उधर वो पहुंच जाएगा ग्रेजुअली, उसके हार्मोन जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। एंड जो बंदा 7 8 महीने से कुछ भी नहीं खाया एंड तुम उसको 1200 से 1300 दोगे, वो भी उसके दिमाग में नहीं रहेगा कि मैं तो करूंगा नहीं, मैं सीधा जाऊंगा डोमिनोज। तो उनको वो रहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि इतना स्लो भी उनको लेना। तो दे टेक इट इन अ वेरी रॉन्ग वे। तो उनको सीधा डालो, 1 2 दिन तो खाने दो, कुछ भी खाना खाओ, एक हफ्ता जिम का ब्रेक दे दो, थोड़ा पेट वेट निकलने दो। वो जो निकलेगा वो वापस 3 4 दिन में तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी वाटर होल्ड कर रहा होता है। देन यू जस्ट गिव देम 1800 कैलोरीज पे ले आओ, जो तुम्हारा नया मेंटेनेंस है उस पर डायरेक्टली डाल दो। रिवर्स डाइटिंग करना मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी नहीं। एंड कॉन्टेस्ट प्रेप के दौरान वी नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है,
बट कार्डियो को लेके बहुत डिफरेंट ओपिनियंस रहते हैं। कार्डियो का क्या इम्पोर्टेंस है कॉन्टेस्ट प्रेप या फिर एक जनरल फैट लॉस में भी? देखो, कार्डियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कार्डियो बकवास है, वो एक टूल है। तुम्हारे जो स्टेप्स काउंट हो गए, तुम्हारा कार्डियो हो गया, तुम्हारा डाइट हो गया, तुम्हारा वर्कआउट हो गया, ये ढेर सारे हथियार हैं तुम्हारे पास कॉन्टेस्ट प्रेप के दौरान। ठीक है, तुम एक एक हथियार को एक एक टाइम पे निकालो। सारा चीज यू कांट गो गन्स ब्लेजिंग फ्रॉम द स्टार्ट कि मैं सारे ही हथियार चलाता हूँ, वैसे नहीं होता। तुम देखो, पहले क्या करोगे, अच्छा वर्कआउट स्टार्ट करोगे एंड बी एक्टिव थ्रू आउट द डे। ठीक है, उसमें देखो बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर तुम थोड़ा कट स्टार्ट कर रहे हो, वो इस वर्कआउट एंड बीइंग एक्टिव में तुम्हारा रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, थोड़ा रेस्पॉन्स कम होना स्टार्ट करेगा, तो उनको थोड़ा और एक्टिव दे दो। 8,000 10,000 स्टेप्स दे दो कि वो थोड़ा एफर्ट दे रहे हैं उसको पूरा करने के लिए एंड अपना वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि तुम 8-10 हज़ार स्टेप भी कर रहे हो एंड तुम वर्कआउट भी कर रहे हो, तुम्हारा नहीं कर, देन यू गो फॉर कैलोरी डेफिसिट। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट मतलब कि थोड़ा और खाना कम कर दो उनका। तो ये सब ऐसे स्टेजेस स्टेजेस में यूज होता है। एंड कार्डियो जैसे हाई इंटेंसिटी नहीं करके हम लोग जनरली लो इंटेंसिटी करा रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हारा उसमें फैट मोबिलाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेटर रहता है। सेकंड पॉइंट है कि तुम अगर एच आई टी और ज्यादा हाई इंटेंसिटी भी करोगे, तुम्हारा मसल को प्रिजर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तुम कैटाबॉलिक स्टेट में जा रहे होगे बार बार। तो इसलिए क्या करते हैं, हम लोग प्रिफर करते हैं कि कार्डियो थोड़ा बाद में इंट्रोड्यूस करें, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। कुछ कुछ क्लाइंट मेरे 2 बार करते हैं वर्कआउट, एक बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, एक बार जाके कार्डियो की। हाँ, हल्का फुल्का कार्डियो के 30-40 मिनट्स कार्डियो के। बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे भी स्पेंड करने बोलता कि, क्योंकि जनरली ऐसा मैं किसी को देखा नहीं है जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करता है, वो उसका कुछ डे जॉब रहता है, राइट। तो टाइम कंस्टेंट होता है। मैं चाहता हूँ कि वो अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, ताकि मेंटली वो बैलेंस रहे। तो कार्डियो 30-40 मिनट्स में इफेक्टिव कार्डियो हो जाता है। AM PM डिसाइड करते हैं, जो मैं बोला कि सुबह वर्कआउट करो, शाम को कार्डियो करो, या फिर 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 3 डेज कार्डियो, 5 डेज। वैसे स्ट्रैटेजी करके तुम देखोगे बंदा कैसा है, उनको कार्डियो कराओगे। कभी कभी मेरे पास अगर टाइम कम है और उसको मैं हायर इंक्लिनेशन में चलाता हूँ, तो वो अगर उसमें रेस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और भी बर्न कराना उसको, एक मेथड है रकिंग। रकिंग में क्या होता है, तुम जो रक्सैक होता है या फिर बैकपैक होता है, वो एक पहन लो, उसमें थोड़ा सा लोड डाल दो, या फिर एंकल वेट्स लगा लो। बहुत पैसे हैं तो तुम वेटेड वेस्ट खरीद लो एंड तुम चलो। तो तुम उसमें उसी टाइम में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, उसी 30-40 मिनट। सो दी कार्डियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बट यू शुड नो व्हेन टू यूज इट, कौन से फेज में यूज करना है, कैसे यूज करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ऐसे नहीं है बेकार है कि कार्डियो नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जब कोई तैयारी कर रहा है, वो डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं, जॉब भी देख रहे हैं, साथ में वर्कआउट भी देख रहे हैं, कभी कभी कार्डियो भी देख रहे हैं, ये बहुत आइडियलिस्टिक है। एंड आई थिंक नॉट एवरीवन इज एबल टू मैनेज इट इतना अच्छे से। बहुत सारे लोगों को बहुत मोटिवेशन लगता है। तो आप उनके लिए क्या चीज़ कहना चाहेंगे कि कैसे ऐसे लोग अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट प्रेप? तो देखो, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले बोला कि उनको ना बार बार खाली याद दिलाओ कि किस लिए कॉन्टेस्ट प्रेप कर रहे हो। ठीक है, तुम सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपने लाइफ का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। जैसे अभी 357 हो रहा है ऑन 16 अप्रैल का। ये 16 अप्रैल 2025 357 मेरे लाइफ में दोबारा तो नहीं आएगा, राइट। आई एम इन्वेस्टिंग ऑन समथिंग। तो वैसा है कि तुम अपना एनर्जी दे रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो फॉर समथिंग, राइट। वो जिसलिए स्टार्ट किए थे उनको बार बार याद दिलाओ, उनसे बात करते रहो, कनेक्ट में रहो, एंड उनको हमेशा नंबर्स दिखाते रहो। ठीक है, कि तुम यहाँ से वेस्ट से स्टार्ट किए थे, ये तुम्हारा ये वेस्ट हो गया, तुम्हारा यहाँ पे वेस्कुलरिटी दिख रहा है, तुम्हारे पीठ में यहाँ पे फोल्ड आ रहा था फैट का, वो अभी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे बाइसेप्स का पीक बढ़ चुका है। तुमको उनको रियलिस्टिक, रियल फिगर्स एंड फैक्चुअल चीजें हमेशा दिखानी है। ठीक है, उनको ड्रीम्स नहीं बेचना है कि हाँ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं। फैक्ट्स बताओ, देखो ऐसा हमने इतने वीक्स में कर लिया, इट इज लुकिंग वेरी गुड टिल नाउ, एंड आगे का हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। तुम अगर हफ्ते 10 दिन में बात करो, लास्ट 10 डेज कैसे गए, आगे के 10 डेज के प्लान बताओ। छोटा छोटा स्टेप में उनके साथ स्टेप रखो।
तुम नहीं बोल सकते कि जैसे देर आर कोचेस, देर आर इवन इंटरनेशनल कोचेस तुमको एक महीने का पूरा दे देंगे, ये तुम्हारा 4 हफ्ते का खाना, ये तुम्हारा 4 हफ्ते का वर्कआउट है, इसके बाद प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, ये करो। वो उस बंदे के लिए काम करेगा जो कि 4-5 बार कॉन्टेस्ट कर चुका है। ठीक है, वो खाली नंबर लेगा, वो अपना करेगा, वो 4-5 बार कर चुका है, मतलब ही इज वेरी सिंगल माइंडेड एंड सिंगल ट्रैक एंड मेंटली वेरी स्ट्रांग, कि वो अगर 4-5 बार कर चुका है, या फिर जो प्रोफेशनली आईओबीपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो लोग कर लेते हैं बार बार करके। अब ये नॉर्मल बंदा जो 1-2 बार किया, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि तुम उनको 4 हफ्ते का दे दो। सो इट इज कि यू विल हैव टू कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद देम, यू विल ऑलवेज हैव टू शो देम द रियल पिक्चर्स विथ नंबर्स, कि यहाँ से थे हम यहाँ पहुंचे, आगे हमारा ये प्लान है। छोटे उनका पूरे जर्नी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में, उनको छोटा छोटा टारगेट दो, वो अचीव करते रहेंगे, देन इट इज दे विल ऑलवेज फील कि ये मेरा कोच मेरे साथ चल रहा है इस जर्नी में, इट इज नॉट कि जस्ट टेलिंग मी व्हाट टू डू, इज वर्किंग विथ मी एज सोशल मीडिया पे व्हेन इट वेल। कम्स टू कॉन्टेस्ट प्रेप एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहती है, दैट इज पीक वीक। एक्चुअली एक पीक वीक क्या होता है और पीक वीक के स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं? देखो, पीक वीक इज कि तुम्हारा जो फाइनल स्टेज में चढ़ने से पहले वाले जो वीक है या फिर 10 दिन है, उसको पीक वीक बोला जाता है। उसका क्या क्या काम है कि तुम ऑलरेडी ऑलरेडी एक मर्सिडीज बना चुके हो, उसको खाली लास्ट में चमका रहे हो, राइट, उसको वैक्स कर रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो, वो शाइन दे रहे हो, वो जो बिल्ड होने वाला पार्ट है वो कर चुके हो। उसमें हम लोग 2-3 चीजें करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि पीक वीक इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। जो तुम पे काम करेगा वो मेरे पे शायद ना काम करे, जो तुम पे लास्ट ईयर काम किया था शायद इस साल काम नहीं करे। वो तुम्हारे जेनेटिक्स के ऊपर, तुम्हारा रेस्पॉन्स टू फूड, रेस्पॉन्स टू पानी, बहुत सारे चीज के ऊपर, रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड देर इज नो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, देर इज बैक लोडिंग, फ्रंट लोडिंग। काब्स का होता है कि जिसमें तुम काब को धीरे 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 बढ़ाओ, एंड जब लगे कि इतना मैक्सिमम है, इसके बाद स्पिल ओवर हो जाओ, रुक जाओ। या फिर उल्टा करो कि एकदम बढ़ा के रखो, धीरे 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 कम करो, जहां पे लगेगा कि ये मेंटेन कर रहा है और 2 दिन बाकी है, वो दोनों दिन सेम कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, वो वैसे हो जाएगा। अब क्या है कि ये जैसे कार्ब्स हो गए, देन देर इज अगेन विथ वाटर, देर इज विथ सॉल्ट, देर इज विथ लॉट ऑफ थिंग्स पीपल डू, बट हम लोग जनरली सॉल्ट एंड पानी को ज्यादा नहीं छेड़ते, बहुत कम छेड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। बट कार्ब्स इज समथिंग वी कैन ऑलवेज प्ले अराउंड। तो हर बंदा जैसे इंडिविजुअली रिएक्ट करेगा इन चीजों को, पानी, कार्ब्स एंड सॉल्ट को। उसका हम लोग क्या करेंगे कि सपोज किसी को मई में स्टेज में जाना है 15 को, मैं अराउंड अप्रैल 15 या 20 तारीख को उसको एक मॉक पीक वीक कर देता हूँ, ताकि मुझे पता है कि ये बंदा 50 ग्राम कार्ब्स में रहेगा कि 200 ग्राम कार्ब्स में रहेगा, कि उसमें किस में बेस्ट लगेगा। अब जो बेस्ट कंडीशन है उसका मतलब है कि तुम्हारे मसल फुलर लग रहे हैं, तुम बहुत ज्यादा वैस्कुलर लग रहे हो, एंड तुम्हारे बॉडी में वाटर होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। वो वो कंडीशन हम लोगों का बेस्ट कंडीशन होता है। तो हम लोग एक ट्रायल चला लेते हैं कि कैसे हम लोगों का लास्ट 1 महीने पहले हुआ था, और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, कि दैट विल नॉट ऑल्सो होल्ड ट्रू एवरी टाइम। जैसे अजिंक्य एक क्लाइंट है मेरा, पीएफसी कोच भी है वो। जैसे लास्ट में क्या हुआ कि मैं उसको कार्ब लोड किया ही नहीं, ठीक है, बिकॉज ही वॉज रेस्पॉन्डिंग बैड टू कार्ब्स। अब उसके फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तुम्हारा गट हेल्थ भी हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रेस भी हो सकता है, इट कैन बी मैनी थिंग। इवन दो ही वॉज नॉट स्ट्रेस, उसको वो कार्ब्स में बहुत ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं किया, उसका स्पिल ओवर होने लगा तुरंत ही। बट मॉक में वो खाया था कार्ब्स, इट ही वॉज लुकिंग फुलर, बट लास्ट में कार्ब्स देने से वो रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमने कार्ब्स हटा दिया। तो हम उस स्टेज के दिन हम खाली कार्ब्स खा के गए थे, एंड थोड़ा सा उसके कार्ब्स मोबिलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट और वैसा किए थे। बट वो जो हमने प्रिपेयर किया था वो काम नहीं किया, तो हम लोग लास्ट मोमेंट में चेंज किए। तो वैसा रहता है कि जो मसल फुलनेस है तुम्हारा, स्किन एंड मसल के बीच में गैप है, वो सारा चीज कार्ब लोडिंग में या फिर सॉरी पीक वीक में करते हैं। बट इट इज अगेन कि वो उस बंदे पे होगा जो कॉन्टेस्ट लीन है, जो सब 10% बॉडी फैट है ऑलरेडी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, एंड जरूरी नहीं है कि
पैटर्न है। तुम अगर 15-16 बॉडी फैट परसेंट में गए हो, तुमको वैसे भी कार्ब लोडिंग से कुछ नहीं होने वाला। कार्ब लोडिंग, नो लोडिंग, सॉल्ट वाटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें फैट है, यू आर नॉट कॉन्टेस्ट लीन, तो तुमको उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन बंदों के लिए है ही नहीं पीक वीक। एंड पीक वीक जनरली मेरे हिसाब से एनहांस एथलीट पे ज्यादा काम करेगा देन नेचुरल एथलीट, क्योंकि उनका रेस्पॉन्स टुवर्ड्स ये सब कार्ब्स एंड वाटर इज थोड़ा डिफरेंट। बट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हम लोग बहुत ज्यादा पानी सॉल्ट इसके साथ नहीं करते, बट कार्ब्स का हम लोग कर सकते। देयर आर लॉट ऑफ वेज। एंड मैंने कई बार देखा है एथलीट्स पोजिंग रूटीन पे जाने से पहले, मतलब फाइनल स्टेज पे चढ़ने से पहले, कभी कुछ बर्गर्स खा के जा रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो सेम है। बर्गर से क्या हुआ कि तुम्हारे एक तो कार्ब्स चले गया, ठीक है, बॉडी में कि कार्ब्स चले गया। एंड दूसरा है कि तुम जो इतने दिन से खाए नहीं होगे, और बर्गर खाने के से ना तुम थोड़ा स्ट्रेस रिलीव्ड हो जाओगे, थोड़ा हैप्पी हॉर्मोन्स आएंगे तुम्हारे बॉडी में। तो वो बंदा थोड़ा बेटर दिखेगा। जो बंदा एग्जॉस्टेड है, घिसा हुआ है, वो थका हुआ है, वो बंदा ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। इसको बर्गर देने से क्या थोड़ा सा वो अच्छा फील करने लगता है, एंड कार्ब्स भी चले जाता है। बट बर्गर खिलाना अ, मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। दो आई हैव गिवन बर्गर्स, मैं बिरयानी भी खिलाया हूँ, बट क्योंकि उसका मैं ज्यादा क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं तो बहुत प्लान लेके चल रहा हूँ, राइट, कि इसका 200 ग्राम लोड करना है। अब बर्गर में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा कहाँ से बर्गर खरीदा, उसके अंदर पैटी क्या है, कितने तेल में, वो सब नहीं बता पाऊंगा, राइट। सो इट इज अ वेरी रिस्की थिंग टू डू, बट इट वर्क्स। बहुत जन के लिए काम करता है। बट तुम बहुत ही ज्यादा लीन हो, 6-7% में तुम बर्गर खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम बढ़िया दिखोगे स्टेज पे। तुम अगर लेकिन 10 के आसपास हो, बर्गर खाओगे, तो मे बी यू मे लुक बैड। तो बर्गर इज नॉट अ सेफ ऑप्शन। बट हाँ ठीक है, उसका काम वही है, कार्ब्स वाला। एंड तुम्हारे बॉडी में थोड़ा हैप्पी हॉर्मोन्स आ जाएंगे। आजकल सिद्धार्थ, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे एस्थेटिक्स और क्विक ट्रांसफॉर्मेशंस का एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। लोग क्लेम करते हैं कि आपका 90 डेज में, 80 डेज में हम आपको एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। एंड लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत पेशेंस कम होता जा रहा है, डिस्पाइट सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अलग हो सकता है। इस पे आपका क्या व्यू है और आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस पे? देखो, जैसे बहुत लोग ऐसे थे जो शक्तिमान देख के छत से कूद भी जाते थे। तो अब वैसा ही चीज है कि तुमको ये समझना है कि ये बंदा क्या बेच रहा है। इफ ही सेलिंग इज प्रोग्राम 30 डेज में ऐसे कर देंगे, 90 डेज में ऐसे कर देंगे, एंड यू डोंट नो अबाउट रियलिटी, तो तुम ही बेवकूफ हो। ठीक है, दुनिया तो बेवकूफ बनाने के लिए बैठी है। वो कुछ कुछ सामान कैसा भी चीज बोलेगी, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो। दे विल ऑलवेज सेल यू द शॉर्टकट्स, राइट। But it is up to you what you choose, how much you understand this sport of bodybuilding, कि तुमको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या जाता है, मेहनत का क्या शॉर्टकट है। एंड तुम एक सेफ वे चूज करोगे कि मैं 6 महीने में करूं, या फिर एक अनसेफ वे में करूं कि मेरा ये किडनी भी चल जाए, मेरा ये भी चले जाए, हार्मोन भी चल जाए, जिंदगी में कभी compete नहीं कर पाऊं, 30 डेज में करूं। तो वो तुमको समझ में आना चाहिए। लोग वाटर कट करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड डियूरेटिक, जो बॉडी से पानी निकाल देता है। वो बेवकूफ की तरह लेते हैं कि बॉडी से पानी निकाल दे। वो तुम्हारे मसल से पानी निकाल रहा है, स्किन से पानी निकाल रहा है, कुछ नहीं पता, तुम ले लेते हो अंधाधुन, ये सब करते हो। तो वहां पे एजुकेटिंग योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम पहले समझो कि व्हाट दिस स्पोर्ट इज आस्किंग यू फॉर, ठीक है। इसमें मेहनत का शॉर्टकट है नहीं, यू हैव टू डाइट। अब जो बाकी शॉर्टकट बताए जा रहे हैं, डू यू नो अबाउट दो स्टफ? डू यू नो अबाउट व्हाट दैट गाय इज टॉकिंग अबाउट? हैव यू स्पोकन टू एनी क्लाइंट्स हु हैव ट्रेन्ड अंडर हिम एंड वन, कि उसको पूछो कि तुम्हारा कॉन्टेस्ट प्रेप कैसे था, ये 30 डेज 90 डेज में तुम कैसे किए, आधा फिल्टर्स लगा के या फिर कुछ कुछ करके दे में डू। तो तुम ये मान के चलो कि सब ये सब चीज बकवास है। क्योंकि ये स्पोर्ट में इट इज अ 24 आवर जॉब।
तुम ऐसा नहीं है कि तुम स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, 6 घंटा प्रैक्टिस करोगे ओलंपिक्स में जाओगे। ऐसा नहीं है। तुम सोते कैसे हो, तुम खाते कैसे हो, तुम्हारा लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कैसा है। इट इज अ होल डेज जॉब इन बॉडी बिल्डिंग। तुम ऐसा नहीं है खाली जिम गए तो हो जाएगा। तुम उसका शॉर्टकट नहीं निकाल सकते। यू विल हैव टू गो थ्रू दैट। अब देर आर पीपल हु आर वेरी वेरी एक्सपर्ट। शायद ऐसा कोच होगा जो कि मैं जो अचीव करने में 6 महीने 8 महीने लगाता हूँ, क्योंकि मुझे बंदे का बॉडी समझ में आने में ही 2 महीने लगते हैं। अगर वो पहली बार मेरे साथ कॉन्टेस्ट प्रेप कर रहा है, वो शायद बंदा 4 महीने में समझ जाए एंड डायरेक्ट उसको करा दे। दैट इज एक्सपर्टीज। दैट इज नॉट शॉर्टकट, दैट इज हिज एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। अब देर आर पीपल जो बोलेंगे कि तुम 30 डेज में हम तुम्हारा एब्स निकाल देंगे, पेट निकला है, एब्स निकल जाएंगे। ये सब चीज अगर तुम सुन के इफ यू आर अट्रैक्टेड ऑल्सो, देन तुम बेवकूफ हो, वो लोग गलत नहीं है, तुम ही बेवकूफ। हम्म So you should understand that this is a very difficult and hard sport, but it is an amazing sport. इस जो बंदा उस लेवल का फिजिक अचीव किया है, जो बंदा लोहा तोड़ा है, जो बंदा अपना डिसिप्लिन में अपने माइंड को कंट्रोल में रख के खाना खाया है, वो बंदा जिस लेवल में पहुंचेगा, कि ऐसा नहीं है कि 3 4 महीने, फॉर मंथ्स मंथ्स मे बी, वो जिस लेवल में पहुंचेगा, ही इज इंडिस्ट्रक्टेबल। वो वो चीज, वो ऐसा काम करके ऐसा जर्नी के थ्रू जा चुका है, उसको तुम टस से मस नहीं कर सकते। ना वो किसी के बातों से फेज्ड होगा, ना वो किसी चीज से फेज्ड होगा। उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है। वो हमने जो बोलते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, उसका हम्म बहुत अच्छा हो गया। सो ही हैज रीच्ड अ वेरी हायर लेवल ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। वो करना, और जो लोग ये जर्नी की हैं उनको जो वो टेस्ट मिल चुका है, तो आई थिंक पीपल शुड गो इन ऑन दिस पाथ। मे बी कॉन्टेस्ट प्रेप मत करो, स्टेज लीन मत हो, बट यू शुड नो हाउ lifting and how having good strength, how being leaner, how does it feel to be lighter। ये सारा चीज एक आदमी को तो फील करना लाइफ में बहुत जरूरी आई लव द एनालॉजीज जो आपने दिए हैं, स्पेशली व्हेन यू है। से कि इट्स अ 24 आवर थिंग। इट्स नॉट कि आपने 4 घंटे मेहनत किया और वो चीज़ फ्रूटफुल हो जाएगी। एंड द वे यू से कि इसको करने से प्रॉबेबली आप अपनी इंद्रियों पे भी कंट्रोल करना सीखते हो। सो इट्स अ फिजिकल स्पोर्ट में बी, बट आपका इसका जो मेंटल इफेक्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जिसको अपने सेंस पे कंट्रोल नहीं है वो एक्चुअली कभी कॉन्टेस्ट लीन शायद हो ही ना पाए। So, thank you for these wonderful insights, Siddharth, and मोस्ट thank you for वेलकम। sharing your insights and your expertise. I'll drop Siddharth's email address and his Instagram handle. So, if you are someone who is looking to do a fat loss program, a muscle building program, or a contest program, reach out to him and he will definitely help you out. Thank you so much for joining in, Siddharth. I hope the listeners who are listening this have learned something from this. So if you know someone who is preparing for contest prep or is looking to achieve their best body, share this episode with them. I'll see you in the next one.